बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फ़ैसला महफूज कर दिया है। शायद जिस वक्त आप देख रहे हो उस वक्त फ़ैसला आ गया हो या आने वाला हो, लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जो हमेशा रहेंगे। उनमें से एक बड़ा सवाल ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने, डिप्टी स्पीकर थे उस दिन कासिम सूरी, उन्होंने जो तहरीक-ए-अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होने जा रही थी उसके ऊपर अपनी रूलिंग देकर उसको गलत करार दे दिया और उसको फारिग कर दिया। वो किस बुनियाद पर किया था? सबसे बड़ा सवाल ये है, यानी डिप्टी स्पीकर ने ऐसा क्या देखा जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको ये लगा कि जनाब मुझे ये रूलिंग देनी चाहिए और अदम एतमाद पे वोटिंग नहीं होनी चाहिए। वो जो चीज़ डिप्टी स्पीकर ने देखी वो अदालत को ज़रूर देखनी चाहिए थी। मेरे नुक्ता नज़र में भी गवर्नमेंट भी यही बात कर रही है कि इन कैमरा सेशन कर लें, आप लोगों को बाहर निकाल दें। हम जजेस को वो सबूत और वो चीज़ें दिखाना चाहते हैं जिनकी मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर ने ये फ़ैसला किया। अब वहाँ कुछ सवालात हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये सवालात ज़रूर उठाए जाने चाहिए और ये सवालात होने चाहिए। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत थी, लेकिन ये देखे बगैर तय कर लिया है कि उसने वो रूलिंग दी क्यों। यानी आप ये कहें कि एक आदमी ने गोली चलाई और उस गोली से एक आदमी मर गया। अब अगर वो आदमी ये कह रहा है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, ये मेरे ऊपर गोलियां चला रहा था, ये हालात इस तरह के थे, तो आपको वो हालात देखने होते हैं ये फैसला करने से पहले। एक आदमी ने मुक्का मारा और दूसरे आदमी को लग गया, अब यहां पे आप फैसला नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि जो दूसरा आदमी जिसको मुक्का लगा है उसने पहले क्या मारा था। आपको वो हालात और सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये बुनियादी चीज़ कभी भी कानून मिस नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूं कि वो क्या है जो मिस किया गया आज इस सारी सूरत हाल के अंदर। नंबर एक, तो बार बार हुकूमत कह रही है कि इसको देखिए, जिसको देखकर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैं ये रूलिंग दे रहा हूं। आप रूलिंग को गैर आईनी गैर कानूनी करार दे रहे हैं, लेकिन उसने ये कदम उठाया क्यों, वो डॉक्यूमेंट तो देख लें आप। अब वो जो डॉक्यूमेंट है वो अदालत ने देखा नहीं और फैसला अपना तहरीर कर दिया जो अब सुनाया गया। अब इसमें जो है वो चंद चीज़ें जो हैं वो सवालात हैं जो ज़रूर पूछे जाने चाहिए थे और देखे जाने चाहिए थे। नंबर एक, कि क्या अमेरिकी ऑफिशियल्स ने पाकिस्तानी ऑफिशियल से बातचीत की या नहीं की, यानी उनको बुलवाकर उनसे बातचीत की। डोनाल्ड लू ने बुलवाया या नहीं बुलवाया सद मजीद को और उनके साथियों को, बातचीत हुई या नहीं हुई, पहला सवाल। दूसरा, वो बातचीत रिकॉर्ड की गई या नहीं की गई, यानी उसका एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर है कि दोनों तरफ के लोग उसको लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और आपस में शेयर करते हैं। तीसरा सवाल ये है कि वो जो बातचीत रिकॉर्ड की गई वो पाकिस्तान में आई या नहीं आई। चौथा सवाल ये है कि वो बातचीत पाकिस्तान में किस किस के दफ्तर में मौसूल हुई और क्या उस बातचीत को तब्दील किया गया। ये है जी छठा सवाल। अगला पांचवा सवाल, और अगला सवाल ये है छठा, कि इस बातचीत में किन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और क्या अहकामात दिए गए। ये भी देखना चाहिए था अदालत को कि अहकामात क्या दिए गए। उसमें पाकिस्तान को हुक्म दिया गया कि तहरीक-ए-अदम एतमाद के ज़रिए से इमरान खान की हुकूमत को हटा दें, और अगर आप इमरान खान की हुकूमत को हटा देंगे तो आपकी गलतियां माफ़, अगर आप नहीं हटाएंगे तो फिर आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और हम आपके साथ ताल्लुकात को जोड़ रहे हैं तहरीक-ए-अदम एतमाद की कामयाबी के साथ। सातवां जो उसके अंदर सवाल उठाया जाना चाहिए वो ये है कि इस लेटर को पाकिस्तान के किन बड़े फोरम्स के ऊपर उठाया गया। नंबर एक, इस लेटर को ले जाया गया कैबिनेट के अंदर, स्पेशल कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, उसके मिनट्स मौजूद हैं, वहाँ ले जाया गया। उसके बाद इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ले जाया गया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स भी मौजूद हैं और उन्होंने स्पेशल कैबिनेट कमेटी जो थी, जो स्पेशल कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसके मिनट्स को इंडोर्स भी किया है। बाकायदा अपने एलामियों में लिखा है कि स्पेशल कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो कुछ भी कहा गया, जो चार बड़े फैसले वहाँ पे हुए थे, उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो इंडोर्स करती है। फिर एक और कि जो आठवां नुक्ता है वो ये है कि क्या मजम्मत की गई इसकी। बिल्कुल की गई। पाकिस्तान के अंदर भी मजम्मत की गई उस मुल्क की, और उस मुल्क के अंदर भी अमेरिका के अंदर मजम्मत की गई, डिमार्च जारी किए गए। ये किया गया, बिल्कुल किया गया। और नौवां नुक्ता यह है कि क्या ऑफिशियली इसका जवाब दिया गया। बिल्कुल पाकिस्तान ने इसका ऑफिशियली जवाब दिया है, ऑफिशियल मजम्मत की है डिमार्च के जरिए से। 10वां नुक्ता यह है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसे बैरूनी मुदाखलत करार दिया या नहीं दिया। यह बहुत अहम है। उसके अंदर तीसरे पैराग्राफ में बाकायदा लिखा हुआ है, द कमेटी
expressed grave concern at the communication terming the language used by the foreign official as undiplomatic. The committee concluded that the communication amount to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question, which was unacceptable under any circumstances. तीसरा पैराग्राफ साफ कह रहा है कि इसकी ज़बान जो है वो अनडिप्लोमेटिक है, इसकी ज़बान गैर सफारती है। फिर उसके अंदर वो कह रहे हैं कि इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर एक बदतरीन मुदाखलत है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामले के अंदर, इंटरनल अफेयर्स के अंदर, और किसी भी सूरत हाल में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बाकायदा इसको मुदाखलत करार दिया है, बैरूनी मुदाखलत करार दिया है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने। अब आ जाए 11वां नुक्ता। अदम एतमाद से 3 महीने पहले किन किन लोगों को अमरीकी मिलते रहे हैं और किस तवातर से मिलते रहे हैं? क्या वो आम हालात में भी ऐसे ही इन सारे लोगों से मिलते हैं या इसी रैंक के लोगों से वो ऐसे ही मिलते हैं? क्या वो ऐसे ही अचानक सहाफ़ियों से बहुत बड़ी तादाद में मुलाकातें शुरू कर देते हैं? क्या वो ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के MNAs से मिलते हैं और बाद में वो MNAs मुनहरिफ होकर दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं? ये सारा गेम दिखाई दे रहा है। इन सारी चीज़ों को जब जोड़ कर देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि डिप्टी स्पीकर ने वो रूलिंग क्यों दी और उसको वो रूलिंग क्यों देनी पड़ी। अब इस मामले के अंदर तो आप देख लें कि कोई देखा ही नहीं गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि अगर इस मामले को नहीं देखा जाता, जो इंतहाई संगीन नौइयत का मामला है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहाँ लिखा है कि साजिश हुई है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग साजिश के ऊपर नहीं हो रही थी, वो इस मामले के ऊपर नहीं हो रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने, जरदारी ने और नवाज शरीफ ने और बिलावल भुट्टो ने या मरियम नवाज ने या शहबाज शरीफ ने, इन लोगों ने मिलकर जाकर जो बाइडन के साथ क्या खिचड़ी पकाई और पाकिस्तान के अंदर क्या साजिश की। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग इस पर नहीं हुई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग इस बात पे हुई कि आया एक गैर मुल्क अमेरिका पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी मुदाखलत कर सकता है और इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये ज़बान भी गलत है, ये मुदाखलत भी गलत है, इसकी हम मजम्मत भी करते हैं और इसको किसी सूरत बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। और फिर इसके ऊपर उन्होंने डिमार्च भी जारी किए, एहतजाज किया, मुरासला जारी किया बाकायदा ऑफिशियली, अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी। तो मामला बड़ा क्लियर है कि ये किसी साजिश को अगर ढूंढना है तो फिर पाकिस्तान के अंदर इंक्वायरी की जाए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, इसके ऊपर फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि पता चले कि कौन से गद्दार हैं जो बैरून मुल्क साजिश करते हैं और अमेरिकन के साथ मिलकर पाकिस्तान में हुकूमत गिराने की, अपनी हुकूमत बनाने की और एक आदमी को पॉलिटिक्स से हमेशा के लिए दूर कर देने की साजिश कर रहे होते हैं। अब पब्लिक इमरान खान के साथ खड़ी है और इलेक्शन में कोई जाना नहीं चाहता। यानी शहबाज शरीफ साहब ने साफ कहा अदालत में कि मैं इस धब्बे के साथ इलेक्शन में कैसे जाऊं, हम पर गद्दारी का इल्ज़ाम लग गया है, तो करवा लेना इंक्वायरी, चीज़ें क्लियर कर दें। वहाँ पे फौजी सरबराह और सारे बैठे हुए थे, उन्होंने मुश्तरका एलामिया जारी किया है और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बैरूनी मुदाखलत हो रही है। अब बैरूनी मुदाखलत ये तो नहीं हो रही कि वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो झंडे का रंग तब्दील कर दें खुदा ना खास्ता, या बैरूनी मुदाखलत ये तो नहीं हो रही कि वो ये पाकिस्तान में कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान के मामलात में आप ये करें और ये ना करें। ये मुदाखलत तो नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर कि जनाब आप डॉलर की कीमत बढ़ाएं या कम करें। ये मुदाखलत तो नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर कि आप चीज़ों की कीमतों को ज़्यादा करें या कम करें। मुदाखलत पाकिस्तान में हो रही है रिजीम चेंज की। यानी उन्होंने कहा कि बाहर से मुदाखलत हो रही है, मुदाखलत पेपर पे लिखा हुआ है कि रिजीम चेंज कर दो, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत तब्दील कर दो, रिजीम चेंज कर दो। तो यही वो मुदाखलत है जो अमेरिका ने पाकिस्तान में की है और उसको नाकाम बनाने के लिए इमरान खान साहब ने फिलहाल जो है वो उनके साथियों ने, उनके डिप्टी स्पीकर ने ये फैसला किया कि ये बैरूनी साजिश है, लिहाजा उन्होंने उड़ा दिया। अब अदालत उस बैरूनी साजिश का जायजा लिए बगैर जिसकी बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, सिर्फ रूलिंग के खिलाफ अगर फैसला देगी तो ये एक बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा। देखते हैं कि इलेक्शन कब तक होते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आपको पता है कि पहले दिन से एक साइड लिए हुए है, अपोजिशन के साथ खड़ा है। एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको इतना फ़ायदा नहीं मिल सकता जितना बहुत सारी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से दोस्ती बनाकर उनको फ़ायदा मिल सकता है। पुराने इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दिहाड़ियाँ होती थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस किस्म की पाकिस्तान में 2 नंबरियाँ की हैं और जिस किस्म के पाकिस्तान में इन्होंने हरकतें की हैं, ये सारी दुनिया के सामने है। बल्कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर सामने आ जाते हैं इमरान खान के। तो इस मरहले पे उन्होंने भी जवाब लिखा है, यानी इमरान खान साहब ने जवाब लिखा और ये बताया सदर मुमलिकत को कि उन्होंने 4 लोग अपॉइंट कर दिए हैं निगरान हुकूमत बनाने के लिए, जो मुशावरत होनी है उसमें।
एक असद उमर हैं, एक परवेज़ खटक हैं, एक शफकत महमूद हैं और एक शीरी मज़ारी हैं। एक खातून की नुमाइंदगी भी उन्होंने बीच में की है। तो ये 4 लोग उन्होंने दे दिए हुकूमत ने कि जनाब ये अपोजिशन के 4 लोगों के साथ बैठेंगे और बैठ कर डिस्कशन करेंगे कि आइंदा निगरान हुकूमत किस तरह की बनानी है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी खत का जवाब दिया सदर पाकिस्तान को। उन्होंने ये कहा कि हम अक्टूबर से पहले इलेक्शन ही नहीं करवा सकते, हमें 6 महीने और दे दें क्योंकि हमने हल्का बंदियां कर दी है। ये इलेक्शन याद रखिएगा, अगर अपोजिशन को सूट कर रहे होंगे तो 1 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करवा देगा। बहुत तेजी से काम करेंगे, बड़ी मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे, हल्का बंदियां करेंगे, जैसा भी होगा कर करा के फटाफट इलेक्शन करवा लेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 6 महीने तक हम, अब ये भी तो आइन की खिलाफ वर्जी है ना। अब यहां पे कोई नहीं बोलेगा कि यह आइन की खिलाफ वर्जी है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन तोड़ रहा है। 90 दिन के अंदर जब भी कभी असेंबलियां तहलील हों तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए। और 90 दिन का टाइम इसलिए रखा गया है कि अगर कोई चीज पेंडिंग है, मिसाल के तौर पे हल्का बंदियां या कुछ और, तो वो सारा कुछ निपटा के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवा दे। ये है वो चीज जो उनको करनी है हर हाल में आईने पाकिस्तान के मुताबिक। लेकिन डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के खिलाफ करार दी जा रही है। वहां सारे रोला डाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है कि 90 दिन में नहीं, हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं 180 दिन में। हम 6 महीने हमें चाहिए, हम अक्टूबर में जाके इलेक्शन करवाएंगे। और अक्टूबर में इलेक्शन इसलिए करवाएंगे ताकि तब तक ये सारा का सारा माहौल जो है वो बन जाए और केयर टेकर गवर्नमेंट से दबाव डाल के अपनी मर्जी के काम ले लिए जाएं। इस सूरत हाल में जो है वो इलेक्शन कमीशन अगर अक्टूबर तक ले जाता है इलेक्शन को तो इमरान खान साहब नहीं मानेंगे। और अगर इमरान खान साहब को कोई सख्त फैसले के नतीजे में दोबारा फैसला करना पड़ता है तो वो फिर करेंगे। वो हर हाल में इस वक्त अपोजिशन को इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमरीकी साजिश के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब अचकन ना पहने, क्योंकि अमेरिकन ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब अचकन पहने और शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वो अचकन पहनते ही फौरी तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जो 90 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं उनसे वोट का हक वापस ले लें। वो 90 लाख वोटर से वोट का हक वापस लेना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को ख़त्म करके पुराना रवायती इलेक्टोरल सिस्टम लाना चाहते हैं जिसके अंदर धांधली के बड़े इम्कानात हैं। 20 से 30 हज़ार वोट अपने घर से एक MNA लेकर निकलता है और फिर वो बड़े आराम से बाकी वोट लेकर इलेक्शन जीत जाता है। तो वो उस सूरत हाल को वापस लाना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब और उनकी हमायती अचकन पहनने के बाद। उनका कोई नुक्ता नज़र ये नहीं है कि वो डॉलर को कंट्रोल करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, आम आदमी के लिए बेहतरी करेंगे, स्टेट बैंक को वापस लेकर आएंगे या IMF की शराइत से कुछ भी नहीं। दे आर गोइंग टू डू नथिंग सवाए उनको। और उन्होंने अदालत में कह भी दिया कि हमें प्रॉब्लम है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मामले से। अब मेरे ख्याल में अगर इसके ऊपर कोई डिस्कशन होती है या अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठते हैं और किसी बुनियादी नुक्ते पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो सबसे बेहतर तो ये होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक हर हाल में मौजूद रहे। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक मिले, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इमरान खान साहब को हाथ धोना पड़े। यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर आपको ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ता है, आपको ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग के साथ पढ़े लिखे लोगों को समझदारी के साथ जाकर इलेक्शन लड़ना पड़ता है। आपको आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, आपको प्रॉपर गिनती करनी पड़ती है और इलेक्शन का रिजल्ट लेकर उठना पड़ता है। यानी वो बड़ा मेहनत वाला काम है। जितनी मेहनत आप इलेक्शन लड़ने में करते हैं उससे दुगनी मेहनत आपको इलेक्शन वाले दिन करनी पड़ती है अगर आपने रवायती सियासी जमातों का मुकाबला करना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके लिए तो अपने लोगों को तैयार कर सकती है। नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, वो इलेक्शन जीतने के लिए या इलेक्शन फेयर करवाने के लिए आंखें खुली रख सकते हैं। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के ऊपर उनको किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और हर हाल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट जो है वो रहना चाहिए। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। शायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेगी, लेकिन वो भी उस सूरत में कि जब इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होंगे तब वो ये कंप्रोमाइज़ करेंगे। और इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंश्योर करना चाहिए। जबकि वहाँ एक खबर ये भी आई कि अदालत ने पूछा कि आपको कौन सी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर एतराज़ है, तो अपोजिशन उसके ऊपर भी बात कर रही थी। बहरहाल सूरत हाल आपके सामने है, ये कुछ भी करेंगे इमरान खान इनको घसीट घसाट के इलेक्शन की तरफ ले जाएंगे, चाहे इस्तीफे देकर लेकर जाएं, चाहे कुछ भी कर लेकर जाएं, वो इलेक्शन की तरफ ही लेकर जाएंगे। और इस सारे मामले को सुने बगैर, जो 12 नुक्ते मैंने आपको बताए हैं, इनको देखे बगैर, बैरूनी मुदाखलत के सबूत देखे बगैर ये जो फैसला किया जा रहा है जिसकी बुनियाद के ऊपर स्पीकर ने रूलिंग दी थी, उस बुनियाद को देखे बगैर जब अदालत ये फैसला करेगी तो इस फैसले को लोग कैसे याद रखेंगे?
ये हम भी देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।